हेलो एंड वेलकम बैक साथियों। मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए कक्षा 10वीं विषय विज्ञान 10वीं के विज्ञान विषय की मध्य प्रदेश बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2022 की तैयारी करवाने के लिए मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण सेगमेंट इस वीडियो में तैयार करके लेकर आया हूँ। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें ताकि आपका 4 अंक के जो प्रश्न आते हैं 4 क्वेश्चन उनको आप सही कर सकें और एग्ज़ाम में लिखकर अच्छे से अच्छे नंबर या अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि टोटल आपके 4 अंक के 4 प्रश्न आएंगे। पहला वाला जो पार्ट है आपका अम्ल एवं क्षार लवण, उसमें से एक 4 अंक का प्रश्न आएगा। फिर अगला वाला पार्ट है हमारा कार्बन एवं उसके यौगिक, उसमें से 4 नंबर का एक 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा। फिर एक है जैव प्रक्रम, उसमें से 4 अंक का एक प्रश्न आएगा। फिर अगला वाला पार्ट है आपका प्रकाश के परावर्तन। तो यहाँ टोटल मिला के इन 4 अंक के प्रश्न के मैंने इस वीडियो में संपूर्ण प्रश्न को इकट्ठे ही कवर करवा दिए हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो साथियों, पहले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। पहला वाला प्रश्न है हमारा अम्ल और क्षार। तो अम्ल को एसिड बोलते हैं और क्षार को बेस। तो नंबर 1 पहला वाला पॉइंट 4 अंक का है। 4 पॉइंट हमें याद होने चाहिए। ये जली विलयन में हाइड्रोजन धनायन देते हैं और ये हाइड्रोक्साइड के ऋणायन देते हैं। मतलब ये H+ आयन देते हैं जल में घुलते हैं तो, और ये OH- आयन देते हैं। कौन? क्षार। तो अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है और क्षार स्वाद में कसेला या कड़वा होता है। तो पहले अपन ये पॉइंट लिख लेंगे सरल वाला। तो ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। चलो मैं जो पहला पॉइंट बोला था वो यहाँ पर तीसरा वाला दिया है। इसका स्वाद खट्टा होता है, इसका स्वाद तीखा या कसेला होता है। अब यहाँ क्षारक संक्षारक प्रवृत्ति अधिक होती है इसकी और अम्ल में कम होती है। तो इसमें हमने अम्ल और क्षार वाले प्रश्न के 4 पॉइंट समझे। अब इसी अध्याय में से 4 अंक का जिप्सम। जिप्सम क्या है? जिप्सम यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है और इस क्या होता है जब इसे 100 डिग्री पर गर्म किया जाता है। तो जिप्सम मतलब इसका सूत्र है आपका CaSO4 2H2O। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पाया गया था जाने वाला पदार्थ है जिसके कारण इसको जिप्सम या प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। यदि इसे 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर दिया जाए तब यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। कैसे? यहाँ पर हम देखते हैं CaSO4 2H2O, ये कैल्शियम सल्फाइड को जब जल के साथ गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O और हाफ H2O जल की मात्रा निकल जाती है। अब यहाँ पर यदि पूछ ले आपसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या क्या है इसी प्रश्न में, यदि क्योंकि प्रश्न यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट में बने हुए हैं तो छोटे छोटे पार्ट को बड़ा करने के लिए दो दो प्रश्न भी वो जोड़ सकते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग यहाँ पर लिखा हुआ है टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में और दंत चिकित्सा के सांचे बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं हम धावन सोडा। धावन सोडा क्या है? जो कपड़े धोने का सोडा होता है उसे धावन सोडा बोलते हैं और इसके दो महत्वपूर्ण गुण और उपयोग भी आपको लिखने हैं। तो धावन सोडा क्रिस्टलन जल के 10 अणु युक्त सोडियम कार्बोनेट तथा इसका रासायनिक सूत्र है सोडियम यानी Na2CO3 10H2O। ये धावन सोडे का सूत्र है। अब इसके गुण क्या है? यहाँ सफ़ेद क्रिस्टली ठोस होता है, यहाँ जल में विलय यानी घुल जाता है। उपयोग अपमार्जक के रूप में, जो सरपा जिसको तुम बोलते हो सोडा, वो कांच, प्लास्टिक, सोडा एवं साबुन को बोरिक आदि निर्माण करने में, ये इसके उपयोग हो गए। अब यहाँ पर छोटे छोटे जो प्रश्न हैं आप पढ़ सकते हैं। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का मैंने बता दिया। अब कली का चूना। कली का चूना क्या होता है? तो कली के चूने का सूत्र है CaO यानी कि बुझा हुआ चूना। जल के साथ यदि इसकी क्रिया की जाती है तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। किसकी? CaO यानी कली के चूने की क्रिया जब जल के साथ की जाती है तो बुझा हुआ चूना CaOH2 और उष्मा बाहर निकल जाती है। अब हम देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, मतलब ठंडाई में क्यों रखा जाता है, इसकी व्याख्या करनी है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी के संपर्क में आने पर जल को क्या कर लेता है? अवशोषित ग्रहण कर लेता है और वहाँ जिप्सम में बदल जाता है और जब जम जाता है, यही कारण है कि उसे आर्द्र, यदि वो इतना कठोर हो जाता है कि उसे आरी या इनसे काटना पड़ता है तो इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। अब हम देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। इस वीडियो में मैं आपको फिर बता देता हूं, ये साइंस कक्षा 10वीं MP बोर्ड 2022 के प्रश्न पत्र में जो 4 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं उनके प्रश्न मैं आपको तैयार करके लेकर आया हूं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिए, वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि इसी प्रकार के रोचक प्रश्न आपको मिल सके। तो अब देखते हैं हम उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसके 2 उदाहरण बताइए। तो जब अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया होती है तो जिसमें लवण जल प्राप्त होता है इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। NaOH
प्लस HCl, तो NaCl और 2H2O यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर धोने का सोडा, धावन सोडा या फिर बेकिंग सोडा, तो इनके दो दो उपयोग बताने हैं। तो यहाँ पर दो दो उपयोग देखते हैं। इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग में किया जाता है। किसका? धोने का सोडा यानी धावन सोडे का। और इसका उपयोग सोडियम यौगिक जैसे बोरिक का निर्माण करने में किया। दो उपयोग धावन सोडे के हो गए। अब बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा, इसका उपयोग एंटी एसिड के रूप में किया जाता है और इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है। अब यहाँ संरचना बनी हुई सन 2019 में, जो बहुत महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है इसके आने की संभावना। जैसे कार्बन और मीथेन की संरचना आपको बनानी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है, तो हम दोनों तरफ दोनों ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं। इनकी वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, एकाकी युग्म, इनको तोड़ देते हैं और क्रॉस के निशान लगाकर इनको गोला बना के बताते हैं। इसी प्रकार मीथेन की भी संरचना यहाँ पर दिखी हुई है। अब हम देखते हैं एथेनोइक अम्ल, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनॉल और हेक्सेनॉल में आपको क्या पेंटेन की संरचना संभव है? तो यहाँ पर हमने जिन जिन के इनके सूत्र होते हैं, जैसे उन सूत्रों को हमने अलग क्रियात्मक समूह से O से जोड़ दिया, इसलिए वहाँ एक हाइड्रोजन आपका कम हो गया। तो इस प्रकार से इनकी संरचना बनेगी। तोड़ना है आपको, ये संरचना आपको लिखनी, कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ऐसे सूत्र याद रखिए। जैसे कि 1 2 3 4 5 यहाँ पर कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये C5 और हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो C5H11 और Br। इस प्रकार से सूत्र याद रख लें और उसके बाद इनको खोल दें, तो ये आपकी संरचना हो गई, जो कि 4 अंक में आने की इसकी संभावना। अब सजातीय श्रेणी क्या होती है? तो सजातीय श्रेणियाँ क्या है, उदाहरण समझाना। तो ऐसे यौगिक ऐसी श्रृंखला जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन की श्रृंखला एक निश्चित होती है और एक ही प्रकार से वो बढ़ती जाती है, तो ये सजातीय। जैसे मीथेन CH4, फिर C2H6, फिर C2H8, ऐसा आपका बनता जाएगा, आगे बढ़ाते जाएंगे। तो इसके बाद दो दो, एक कार्बन बढ़ाया तो एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। अब हम देखते हैं, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मीसेल का निर्माण क्यों हो जाता है? क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में मीसेल का निर्माण होता है? तो इसका आंसर है, साबुन के 2 प्रमुख भाग होते हैं, जल रागी और दूसरा जल विरागी, मतलब जल में घुलने वाला और जल में अंदर जाने वाला भाग होते हैं। तो कार्बन श्रृंखला में वहाँ भाग विरागी होता है, जो आयनिक भागों में सोडियम एवं पोटेशियम परमाणु होते हैं। तो जब जल रागी भाग यानी कि जो जल की ओर जाता है, अंदर जाता है, तो जब वहाँ पानी को ध्रुवीय विलायक में डालते हैं तो अवशोषित भाग के कारण वहाँ जल की ओर जाने लगता है जल रागी जो भाग होता है जल की ओर, और वहाँ मिश्रण बनाता है और वो कचरा या गंदगी, चिकनाहट निकाल देता है। कठोर जल में साबुन को उपचारित करने पर झाग निर्माण को समझाइए। यानी कठोर जल में साबुन झाग नहीं देती है, लेकिन अपमार्जक झाग देते हैं, क्यों? ऐसा भी प्रश्न आपका आ सकता है। तो कठोर जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम में कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट उपस्थित होते हैं। ये साबुन से अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं, यानी कि साबुन को उसमें फैस नहीं देने देते हैं, झाग नहीं देने देते। तो कठोर जल में साबुन अधिक झाग नहीं देता है, जबकि साबुन का उपयोग करना पड़ता है। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि कठोर जल में वो कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ क्रिया कर पाता है, कौन? अपमार्जक, तो इसलिए वो अधिक झाग देता है और कपड़े जल्दी साफ कर देता है। अब यहाँ पर साबुन किसे कहते हैं, यह प्रश्न आपका 4 नंबर में इस प्रकार पूछ सकता है, साबुन किसे कहते हैं, साबुन और अपमार्जक में अंतर, ये भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर साबुन उच्च अणुभार वाले संतृप्त एवं असंतृप्त लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल, वसी अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण का मिश्रण जो होता है वो क्या कहलाता है? साबुन। साबुन 3 प्रकार की होती है, एक तो कठोर साबुन, मृदु साबुन और पारदर्शी। अब हम देखते हैं जो आप इस पाठ का आपका सबसे महत्वपूर्ण और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अपमार्जक एवं साबुन में अंतर। तो यहाँ पर अपमार्जक एवं साबुन में क्या अंतर है? तो पहले देखते हैं हम कि जब अपमार्जक की तरफ लिखते हैं और साबुन लिखते हैं, तो ये कठोर एवं मृदु जल दोनों प्रकार के जल में झाग दे सकता है, कौन? अपमार्जक, जबकि साबुन केवल मृदु जल में ही झाग दे पाती है। ये इसका अंतर हो गया। फिर हम देखते हैं जो अपमार्जक होता है वो अधिक अच्छे कपड़े साफ कर सकता है, लेकिन साबुन कपड़े साफ कम कर पाता है, क्योंकि यदि कठोर जल में साबुन क्योंकि घुल नहीं पाता है, जिसके कारण वो झाग नहीं देता, और झाग नहीं दे पाने के कारण वो कपड़े ठीक से साफ नहीं कर पाता है। और अपमार्जक उसी कठोर जल में कपड़े साफ कर पाता है, क्यों? क्योंकि ये कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ अविलेय पदार्थ नहीं बनाते हैं, जबकि साबुन इसमें अविलेय पदार्थ बनाते हैं। वो अविलेय पदार्थ नहीं बनाते हैं, इसलिए वो अपमार्जक कठोर जल में झाग देता है, जबकि कठोर जल में साबुन झाग नहीं देता। ये 4 पॉइंट आप बना सकते हैं। अब हम देखते हैं साबुन की सफाई प्रक्रिया विधि को समझाइए। तो साबुन में साफ करने की, तो साबुन के अणु सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। साबुन आयनिक भाग जल में घुल जाता है, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल में घुल जाती है। इस कारण से साबुन
के अणु मिशेल संरचना बना लेते हैं। मिशेल मतलब गुच्छेदार संरचना बना लेते हैं। यहाँ अणु का एक सिरा तेल के कण की ओर चला जाता है और आयनिक सिरा बाहर निकलता है। इससे वहाँ इसमें इमेशन तैयार हो जाते हैं, जिस प्रकार से साबुन मिशेल मेल और पानी में घुलने के बाद मदद मिलती है और कपड़े ठीक से साफ हो जाते हैं। अब हम अगला अध्याय देखते हैं, जो कि आप 4 अंक का है। और मैंने सारे के सारे अध्याय को 4 अंक वाले सभी को एक साथ ही कवर करवाने का आपका प्रयास किया है कि आपके एग्जाम में जो 4 अंक आएंगे वो कितने अंक, किस प्रकार से प्रश्न उनके आने वाले हैं। वीडियो के अंत तक आप बने रहें और वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी इन प्रश्नों के लाभ मिल सके। अध्याय अब देखते हैं, अध्याय की सुविधा के लिए मस्तिष्क में कौन कौन से, अध्ययन की सुविधा के लिए कौन कौन से भागों में विभाजित किया गया है। तो 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग हमारा है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क मतलब मस्तिष्क का सबसे आगे वाले भाग को प्रामस्तिष्क और हायोथैलेमस के नाम से बना होता है और इसे अग्र मस्तिष्क कहते हैं। मध्य मस्तिष्क वहाँ भाग है जो अग्र मस्तिष्क के बाद मस्तिष्क से जोड़ता है और मध्य मस्तिष्क कहलाता है। पश्चिम मस्तिष्क का वहाँ अंतिम भाग जो अनुमस्तिष्क, पॉन्स, बेरोलाई एवं मेडुला ऑब्टुगेंटा का बना होता है, यह प्रमस्तिष्क कहलाता है। अब मनुष्य के मस्तिष्क का कार्य, तो नंबर 1, यहाँ ऐच्छिक क्रिया का निगमन या नियंत्रण करता है। यहाँ बुद्धि, विचार एवं समृद्धि अनुभव करता है। जिस मनुष्य में इसका विकास कम होता है वह मंदबुद्धि होता है। ये मस्तिष्क में प्रामस्तिष्क के कार्य होते हैं। यहाँ तंत्रिका तंत्र में अन्य शेष भागों को नियंत्रण करता है। अब अगला देखते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के प्रमुख 4 कार्य बताने हैं। तो साइटोकाइनिन के 4 का नंबर 1, बीज अंकुरण को प्रेरित करता है ना। दूसरा वाला, इसका मुख्य कार्य कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है और यह पत्तियों की वृद्धि को रोकता है और तने की लंबाई को बढ़ाता है और यह प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं सूत्र युग्मन किसे कहते हैं। सूत्र युग्मन चित्र बना हुआ है और सूत्र युग्मन की संरचना आपको दी गई है, ये आप देखें और याद करें। अब प्रत्यावर्ती क्रिया को 2 प्रकार, जैसे मैंने एक से आपको पहले इस वीडियो में फिर बता देता हूँ कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करने वाला हूँ और कि वो सारे के सारे जो चित्र हैं हमारे, वो चित्र उस वीडियो में केवल मैं चित्र साइंस के जो कि इंपॉर्टेंट है वो लेकर आने वाला हूँ। तो प्रत्यावर्ती क्रिया का ये चित्र यहाँ पर आप ध्यान से देख लें। फिर अगला देखते हैं पौधे में पाए जाने वाले हार्मोन्स। तो ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ये पौधे में पाए जाने वाले हार्मोन्स है और इनके 2 कार्य आपको बताने हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह यहाँ एक चित्र भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र, जो कि 4 नंबर में आने की इसकी प्रबल संभावना है। अब हार्मोन्स के गुण। अब थायराइड ग्रंथि को स्रावित 2 हार्मोन्स के नाम बताइए। तो थायरॉक्सिन एवं थायरोकेटोटिनोन। ये अब प्रत्यावर्ती क्रिया का वहाँ चित्र बता दिया और यहाँ पर उसकी जो पथ है, पथ संचलन, वो किस प्रकार से होता है यहाँ पर आपको बता दिया। ये प्रश्न आप थोड़ा सा ठीक से पढ़ लें और इनके उत्तर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा इन प्रश्नों को ध्यान से सुने और समझे। अब यहाँ पर हम परावर्तन वाले चैप्टर को पढ़ते हैं, यानी कि 4 अंक का उसमें से भी आने वाला है। तो दाढ़ी बनाने वाले अवतल दर्पण को उपयुक्त होता है। क्योंकि यहाँ पर जब देखा जाए कि जब अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने को पास में रखा जाता है तो दर्पण की फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में स्थित होता है। तो दाढ़ी होने की आवर्धित होती है और सीधा प्रतिबिंब बनता है, जिससे दाढ़ी के छोटे छोटे बाल बड़े दिखाई देते हैं, अतः दाढ़ी बनाने में आसानी होती है। परावर्तन के नियम, जैसे परावर्तन की परिभाषा चित्र सहित समझानी है, वो 4 अंक में आपके आ सकती है। तो यहाँ पर आपके नियम लिखे हुए हैं, मैं उसको चित्र के साथ आपको समझाने वाला हूँ। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर माध्यम का समय बदल देती है, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वहाँ अपने मार्ग से हट जाती है, यही अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। नंबर 1, आपतित किरण अभिलंब। जैसे मान लो ये इस प्रकार से, यह आपतित किरण, यह अपवर्तित किरण और यह अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होती है। अब दूसरा पॉइंट इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पॉइंट का नाम है स्नेल का नियम। तो यहाँ पर यदि आपसे पूछ ले कि स्नेल के नियम से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर आपतन कोण की ज्या, मतलब यहाँ आई होती है साइन आई अपान साइन आर, आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात के बराबर होती है। ये हमारा दूसरा इसका नियम होता है। अब हम देखते हैं गोली दर्पण से संबंधित एक आपका महत्वपूर्ण फार्मूला है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोली दर्पण की फोकस दूरी से क्या तात्पर्य है? गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और इसमें संबंध बताना है। तो गोली दर्पण के ध्रुव
से फोकस दूरी तक की दूरी को गोली दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, इसे एफ से दर्शाते हैं। तो गोली दर्पण 1/2 वक्रता त्रिज्या यानी कि एफ बराबर किसके आधी होती है, ये हमारी जो फोकस दूरी दुगनी होती है किसकी, त्रिज्या की, और त्रिज्या इसकी आधी होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं वाहनों के पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर उत्तल दर्पण को से अब वाहनों पीछे से आने वाले वाहनों को देखा जा सकता है। सघन माध्यम और विरल माध्यम को समझाइए। तो जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व अधिक होता है वहाँ सघन माध्यम से, और जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व कम होता है वहाँ विरल। लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता हम डायऑप्टर से मापी जाती है, और लेंस की क्षमता मीटर में व्यक्त की जाती है, तो एम्स में। और दूरी का व्युत्क्रम होता है तो m बराबर 1/d, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसका मात्रक डायऑप्टर है। और क्षमता के लिए यदि फोकस में लिखना हो तो f बराबर 1/d, इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं परावर्तन। तो परावर्तन के बारे में मैंने बोला आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो परावर्तन यदि प्रकाश किरण किसी समतल सतह से या चमकदार सतह से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यही परावर्तन कहलाता है। और आपतित किरण पर बनने वाला कोण आपतन कोण होता है, उसे हम आई से दर्शाते हैं। और परावर्तित किरण पर बनने वाला कोण ये होता है आर, इसे हम आर से दर्शाते हैं। नंबर 1, यहाँ पर आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, मतलब आई बराबर आर, है ना। अब आपतित किरण ये, अपवर्तित परावर्तित किरण ये, और अभिलंब तीनों कहाँ पर स्थित है, सीधे एक ही तल में स्थित होते हैं। अब यहाँ पर हमने परावर्तन को समझा। अब यहाँ पर अवतल दर्पण को वास्तविक और उल्टा बनता है, इसके बारे में बताना है। फिर अवतल दर्पण के मुख्य फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। अवतल दर्पण के कोई 3 उपयोग बताइए। तो अवतल दर्पण के 3 उपयोग क्या है, नंबर 1 दाढ़ी या हजामत बनाने में, नंबर 2 डॉक्टर द्वारा नाक कान गले आदि की जांच करने में, और नंबर 3 सर्चलाइट या वाहनों में परावर्तित के रूप में। अब यदि आपसे ऐसा पूछ ले 4 अंक में और तो इनको डिटेल बताना है, तो यहाँ पर हम लिखा हुआ है, हमने आपको डिटेल उत्तर बता दिया है कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने और ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य रखा जाता है तो वहाँ सीधा आवर्धित हो जाता है और उसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है। अब डॉक्टरों द्वारा नाक कान गले में, तो नाक कान गला इत्यादि की जाँच करने वाले डॉक्टर बेल्ट के द्वारा एक अवतल दर्पण सिर पर पहने रहते हैं, और इस अवतल दर्पण के माध्यम से वो प्रकाश स्थान छोड़ते हैं और उन्हें आसानी से दिख जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर एक सवाल दिया है, दर्पण सूत्र का सवाल। यहाँ पर ये हमारा दर्पण सूत्र है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। एफ यहाँ पर फोकस है, प्रारंभिक दूरी है, और v इसकी, यदि लेंस सूत्र की बात करते हैं तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये लेंस सूत्र आपका होता है। सूत्र मान रखा, सोल्व किया। इसी प्रकार अगला सवाल है आपका डायऑप्टर वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इस वीडियो में मैंने आपकी साइंस के कक्षा 10वीं के संपूर्ण 4 अंक के प्रश्न जिनकी एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है वो आपके लिए प्रोवाइड किए हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक अवश्य कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो जय हिंद साथियों, टाटा बाय बाय। अगले वीडियो में जल्द में डायग्राम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी साइंस के लिए वो लेकर आ रहा हूँ जल्द ही आपके लिए। इसी प्रकार हम बोर्ड एग्जाम की आपकी तैयारी करवाते रहेंगे। तो जय हिंद साथियों।